नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का 14वां पाठ लोकगीत पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ का सारांश रूप पढ़ने से पहले मैं आपको लेखक के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर हुई। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में एमए किया। इतिहास का अध्ययन और इतिहास लेखन धीरे धीरे उनके जीवन के अंग बन गए। 1940 में लखनऊ संग्रहालय के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने और फिर 1943 में पिलानी के बिड़ला कॉलेज में इतिहास के प्राध्यापक नियुक्त हुए। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन आरंभ किया। विदेश यात्रा भी बहुत सारी की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य और कला, इतिहास के पन्नों पर, खून के छींटे आदि। बच्चों, ये तो था लेखक का परिचय। अब हम इस पाठ का सारांश रूप पढ़ेंगे। लोकगीत नामक निबंध श्री भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखित है। इस निबंध में भारतीय लोक गीतों की विस्तृत जानकारी दी गई है और यह बताया गया है कि लोकगीत जनमानस में क्यों लोकप्रिय होते हैं। लेखक कहते हैं कि लोकगीत सीधे जनता के संगीत होते हैं। इन्हें विशेष अवसरों एवं त्योहारों पर गाया जाता है। इनके गाने वाले अधिकतर गांव के लोग होते हैं। ये बाजों की मदद के बिना साधारण ढोलक, झांझ, करताल व बांसुरी की सहायता से गाए जाते हैं। आज लोगों की रुचि लोकगीत व संगीत की ओर बढ़ी है। अनेक लोगों ने विभिन्न बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह के प्रयास किए हैं और इनके कई संग्रह प्रकाशित भी हो चुके हैं। लेखक बताते हैं कि लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। आदिवासियों का यह संगीत मध्य प्रदेश, दक्कन तथा छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। पहाड़ियों के अपने अलग अलग गीत होते हैं। उन गीतों को गाने की विधियां भी अलग होती हैं। आदिवासियों के ये गीत बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। वास्तविक लोकगीतों का संबंध गाँव से है। इनमें बड़ी जान होती है। चेता, कजरी, बारहमास आदि लोकगीत मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। लोकगीत कल्पना पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि देहाती जीवन के रोजमर्रा के विषय पर आधारित होते हैं। इनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि हैं। देहात में कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि राग गाए जाते हैं। बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। जंगल की जातियों में भी दल गीत होते हैं जो बिरहा आदि में गाए जाते हैं। बुंदेलखंड में आला के गीत गाए जाते हैं। इनकी शुरुआत चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक द्वारा रचित आला उदल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। धीरे धीरे दूसरे देहाती कवियों ने इन्हें अपनी बोली में उतारा है। इन गीतों को नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की संख्या ज़्यादा है। इनकी रचना भी वे ही करती हैं। भारत के लोकगीत अन्य देशों से भिन्न हैं।
हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गीत गाए जाते हैं, जैसे जन्म, विवाह, मटकोड़ आदि जो स्त्रियां गाती हैं। स्त्रियों के गीत दल बनाकर गाए जाते हैं। इन अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का संबंध प्राचीन काल से है। 12 मास गीत आदमियों के साथ साथ स्त्रियां भी गाती हैं। इनके स्वरों में मेल नहीं होता, फिर भी अच्छे लगते हैं। होली, बरसात में गाई जाने वाली कजरी सुनने वाली होती है। पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। गुजरात में गरबा नामक नृत्य गायन प्रसिद्ध है। इस दल में औरतें घूम घूमकर एक विशेष विधि से गाती हैं और नाचती हैं। ब्रज में होली के अवसर पर रसिया दल बनाकर गाया जाता है। गांव के गीतों के अनेक प्रकार हैं। बच्चों, ये तो था इस पाठ का सारांश रूप। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। करताल एक प्रकार का वाद्य यंत्र। झांझ कांसे की 2 तस्तरियों से बना वाद्य यंत्र। अबूझ जो समझने योग्य ना हो। लोच लचीलापन। प्राचीन काल पुराना समय। उपेक्षा महत्व ना देना। संग्रह इकट्ठा करना। दल गीत समूह गीत। बखान वर्णन। रोजमर्रा दैनिक जीवन। राग गाने का ढंग। इलाका क्षेत्र। रचयिता रचना करने वाला। पुट हिस्सा या अंश। प्रश्न पहला, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? उत्तर, हमारे यहाँ कुछ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। ऐसे गीतों में त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि अवसरों पर गाए जाने वाले प्रमुख हैं। प्रश्न दूसरा, लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, लिखिए। उत्तर, लोकगीतों में ताजगी और लचीलापन होता है। वे सामान्य जनता के गीत हैं। इन गीतों के लिए विशेष साधना की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें विशेष अवसरों पर गाया जाता है। इनके लिए विशेष वाद्य यंत्रों की भी जरूरत नहीं होती। ऋतुओं के परिवर्तन के समय गाए जाते हैं। विभिन्न त्योहारों के अवसर पर गाए जाते हैं। इनके रचनाकार आम आदमी और स्त्री ही होते हैं। प्रश्न तीसरा, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है, लिखिए। उत्तर, पर सारे देश के विद्यापति हैं का मतलब है कि जिस तरह मिथिला क्षेत्र में मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर जगह पर कोई ना कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिसके गीत उस क्षेत्र में विशेष रूप से घूमते रहते हैं। अन्य प्रश्न। प्रश्न चौथा, आह्ला के गीतों का आरंभ कहाँ से हुआ है? उत्तर, आह्ला के गीतों का आरंभ चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है। प्रश्न पांचवा, जगनीक ने अपने महाकाव्य में किसका बखान किया? उत्तर, जगनीक ने आह्ला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। बच्चों, ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर। इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।